तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कल आपको बताया था, उसमें बेसिकली हमने जैक और स्टैट ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इसको इलाबोरेट किया था, इसके बारे में डिटेल बताया था। आज हमको देखना है कि जैक और स्टैट मॉलिक्यूल्स सिग्नलिंग पाथवे में अपना रोल कैसे प्ले करते हैं। तो अगर स्टेटमेंट वाइज हम आगे चलें तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि द इफेक्ट्स ऑफ जैक स्टैट पाथवे इन सेल्स आर मैनीफोल्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जैक स्टैट पाथवे सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए ऑपरेट नहीं करता है, कई डिफरेंट टाइप के सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए ये पाथवे यूटिलाइज किया जाता है। और इसका जो डिस्टिंक्ट इंड्यूस्ड इफेक्ट है वो सेलुलर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सेल जो है वो इस सिग्नलिंग पाथवे का इस्तेमाल करना चाह रही है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो हीमेटोपोएटिक सेल्स में, यानी कि ऐसी सेल्स जो फाइनली ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स को फॉर्म करेंगी, उसमें अगर जैक स्टैट पाथवे एक्टिवेट होता है तो ये हीमेटोपोएटिक सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करती हैं, यानी कि ग्रो करती हैं, अपना नंबर बढ़ाती हैं। जबकि अगर यही जैक स्टैट पाथवे एपिथेलियल सेल्स में ऑपरेट हो तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो सेल एडहेशन फॉर्म करना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक एपिथेलियल सेल दूसरी एपिथेलियल सेल्स से अटैच होना शुरू कर देती है, यानी कि एक दूसरे के साथ एडहेयर होना शुरू कर देती है। तो जहाँ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल या हिमेटोपोएटिक सेल्स में सेल डिवीजन इंड्यूस कर रहा था जैक स्टैट, वहीं एपिथेलियल सेल्स में ये सेल एडहेशन को प्रमोट करता है। जैक स्टैट पाथवे को समझने से पहले हमको साइटोकाइन्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साइटोकाइन्स ही बेसिकली इस पाथवे को मेडिएट करते हैं। तो साइटोकाइन्स क्या होते हैं? दे आर एनी ऑफ अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उसमें से कोई भी साइटोकाइन की तरह ऐड कर सकता है, जैसे कि इंटरफेरॉन हो गया, इंटरल्यूकिन हो गए या ग्रोथ फैक्टर्स हो गए। अब हमको मालूम है कि जो इंटरफेरॉन होता है वो बेसिकली किसके द्वारा सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ऐसी सेल्स जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करती हैं, ताकि उसके अगल बगल की जो हेल्दी सेल्स हैं वो अपना बचाव या अपने बचाव की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दें, ताकि वायरस अगल बगल की हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट ना कर पाए। इसके बाद दूसरा है इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन में बेसिकली ये इंटरल्यूकिन और ग्रोथ फैक्टर्स कौन सिक्रीट करता है? दे आर सिक्रीटेड बाय सर्टेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, जैसे मेनली जो WBCs होती हैं वही इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं, तो ये सिक्रीट करती हैं इंटरल्यूकिन। ल्यूकिन टर्म जो आया है वो आया है ल्यूकोसाइट से। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBCs। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये ल्यूकोसाइट्स इंटरल्यूकिन सिक्रीट करती हैं, यानी कि एक इन दोनों के बीच में, ल्यूकोसाइट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इन सिक्रीशंस का या इंटरल्यूकिन या ग्रोथ फैक्टर्स का इफेक्ट जो है वो दूसरी सेल्स पे भी पड़ता है, अदर सेल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब अगर पाथवे की बात करें तो पाथवे कैसे स्टार्ट होता है? द पाथवे स्टार्ट्स एट द सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से इस पाथवे स्टार्ट होता है। और कैसे? विद द एक्टिवेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड, ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोकाइन रिसेप्टर। अब ये साइटोकाइन रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन में बाउंड है वो कैसे एक्टिवेट हो रहा है? इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय एन इंटरफेरॉन, एन इंटरल्यूकिन
or a hormone like erythropoietin और thrombopoietin। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है ये हमारी किडनी सिक्रीट करती हैं, जो कि बोन मैरो पे अपना असर डालता है और आरबीसीज के प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है। जबकि थ्रोम्बोपोइटिन जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो लिवर और किडनीज दोनों प्रोड्यूस करती हैं, एंड दिस थ्रोम्बोपोइटिन रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो एरिथ्रोपोइटिन केवल किडनी सिक्रीट करती हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और थ्रोम्बोपोइटिन जो है लिवर और किडनी दोनों सिक्रीट करते हैं जो प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब थ्रोम्बोपोइटिन बेसिकली करता क्या है कि इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो की सेल्स होती हैं जो प्लेटलेट्स को फॉर्म करती हैं, यानी प्लेटलेट्स की प्रिकर्सर सेल्स जो होती हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स या मेगा कैरियोसाइट्स ही प्लेटलेट्स को बनाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन। अब जरा हम आते हैं डायग्राम पे, इसको देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए सेल की मेम्ब्रेन है जो लाइट ग्रे कलर में दिखाई गई है। इस मेम्ब्रेन में ये साइटोकाइन रिसेप्टर जो है वो एम्बेडेड है। अब कोई साइटोकाइन जो है वो बाहर से आ रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन है पार्ट, और ये जाहिर सी बात है इंट्रा सेल्यूलर पार्ट है। अब यही एनोटेशन जो है वो थ्रू आउट दी लेक्चर चलेगा। तो ये साइटोकाइन रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन में बाउंड है और साइटोकाइन बाहर से आया। अब वो साइटोकाइन इंटरफेरॉन हो सकता है, इंटरल्यूकिन हो सकता है, या जो हार्मोन्स हमने आपको बताया एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन कोई भी हो सकते हैं। ये आएंगे और इस साइटोकाइन रिसेप्टर से यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के बाद क्या होगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं ये दे डू नॉट हार्बर काइनेज डोमेन फॉर ऑटो और ट्रांसफॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज। इसका मतलब क्या हो गया कि इन साइटोकाइन रिसेप्टर्स के पास अपना कोई काइनेज डोमेन नहीं होता है, यानी ये खुद का ऑटो या ट्रांसफॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकते। हमको मालूम है कि काइनेज एक्टिविटी जो होती है इट इज़ रिलेटेड विद फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया, इट इज़ द एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू एनी प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यू। तो साइटोकाइन रिसेप्टर्स के पास अपना कोई काइनेज डोमेन नहीं होता, यानी खुद से किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या अपने आप को फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर फॉस्फोराइलेशन क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है इसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं या डीएक्टिवेट भी हो सकती हैं, दोनों कंडीशन है। किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करना हो तो फॉस्फोराइलेशन कर दीजिए या फॉस्फेट ग्रुप उसमें जोड़ दीजिए तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं पे किसी दूसरी प्रोटीन को कभी कभी ये होता है कि डीएक्टिवेट अगर करना है तो फॉस्फोराइलेशन से डीएक्टिवेट भी हो जाती हैं। दैट डिपेंड्स कौन से टाइप की प्रोटीन है। तो साइटोकाइन रिसेप्टर के पास अपना कोई काइनेज डोमेन नहीं है, लेकिन जो एक्टिवेटेड साइटोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी एक्टिवेटेड कैसे होंगे ये, जैसे ही साइटोकाइन इससे आके बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो these activated cytokine receptors are able to recruit intracellular tyrosine kinase of the JAK family to their cytoplasmic domains। साइटोकाइन रिसेप्टर का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको हम इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहते हैं। यानी कि ये अपने साइटोप्लाज्म वाले डोमेन में इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज को अटैच करवाएगा जब ये एक्टिवेट हो जाएगा बाय दी बाइंडिंग ऑफ साइटोकाइन। अब ये जो इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज हैं ये किस फैमिली के हैं, जैक। इसको हम जानते हैं जेनस काइनेज, और इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में क्या होता है।
अब ये जो साइटोकाइन है ये इस रिसेप्टर से बाइंड कर गया, ये क्या है, दिस इज रिसेप्टर। तो ये साइटोकाइन जब इस रिसेप्टर से बाइंड कर गया तो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने के बाद अब ये जो जैक काइनेज है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर है, ये इसको रिक्रूट कर लेंगे या इसको अपने से बाइंड कर लेंगे। अब ये जो एब्रिविएशन है जैक, इट ओरिजिनेट फ्रॉम डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब कि जिसका सम्मान कम कर दिया जाए, इस तरह का है। जस्ट अनदर काइनेज, JAK, जस्ट अनदर काइनेज। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि बाद में इसको जेनस काइनेज के नाम पे क्यों चेंज कर दिया गया, क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन दी काइनेज फैमिली एज वेल एज इन दी सेलुलर प्रोसेसेस। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा ये बेइज्जती वाला जो नाम था जस्ट अनदर काइनेज, इससे हटा के इसको जेनस काइनेज कह दिया गया। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ, ये जैक जो काइनेज है ये आके साइटोकाइन रिसेप्टर से अटैच हो गए। तो बाउंड टू द रिसेप्टर, यानी कि जब ये जैक रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, देन जैक फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ द रिसेप्टर। ये जो नीचे Y लिखा हुआ है, YY, ये बेसिकली क्या है, दे आर टायरोसिन रेसिड्यूज। टायरोसिन एक एमिनो एसिड होता है, टायरोसिन क्या है, एमिनो एसिड है, और इस टायरोसिन को हम Y से डिनोट करते हैं। तो इस टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करेगा जैक, कब, जब ये जैक साइटोकाइन रिसेप्टर से आके अटैच हो चुका हो। तो फॉस्फोराइलेट करने का मतलब क्या हो गया, ये जैक जो है एक फॉस्फेट ग्रुप इस Y, और ये वाला जैक इधर वाले Y को भेज देगा या जोड़ देगा इससे एक फॉस्फेट ग्रुप। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको देख सकते हैं। देखिए जैक के पास ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये अब ट्रांसफ़र होके टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ रिसेप्टर पे पहुंच जाएंगे। देखिए ये मूवमेंट हो रहा है, ये फॉस्फेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी जा रहा है, और फाइनली ये फॉस्फेट जो है ये यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब सेल के अंदर ही एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्टैट। तो स्टैट प्रोटीन्स का नाम हमने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। इनको कहा जाता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, STAT, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन स्टैट प्रोटीन्स के पास SH2 डोमेन्स होता है, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो स्टैट प्रोटीन्स के पास SH2 डोमेन होता है, और इस SH2 डोमेन की वजह से ये जो स्टैट प्रोटीन्स हैं दे आर एबल टू बाइंड टू फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ द रिसेप्टर। यानी SH2 डोमेन की वजह से ये जो स्टैट प्रोटीन्स हैं ये इस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू से जाके बाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है, और उसी तरह से ये वाला भी फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है। तो ये स्टैट प्रोटीन्स जो है SH2 डोमेन की वजह से इनसे जाके बाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बाइंड कर लेंगे। देखिए अब ये जो स्टैट प्रोटीन्स हैं ये टायरोसिन रेसिड्यूज से बाइंड कर चुके हैं। तो एज दे आर देन लोकेटेड क्लोज टू दी जैक्स, यानी कि जब ये बाइंड कर गए तो देखिए अब जैक के काफ़ी करीब आ गए हैं ये स्टैट। द स्टैट्स कैन ऑल्सो बी फॉस्फोराइलेटेड। तो चूंकि जैक के प्रॉक्सिमिटी में आ गए हैं स्टैट मॉलिक्यूल्स, तो अब इस स्टैट को भी फॉस्फोराइलेट कर देगा कौन, जैक। ये जैक जो है वो स्टैट को भी फॉस्फोराइलेट कर देंगे, जैसे इन्होंने टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट किया था। तो अब ये जैक क्या करेंगे, दूसरा फॉस्फेट लेंगे और उसको स्टैट पे अटैच कराएंगे। तो देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि अब ये स्टैट प्रोटीन जो है ये भी फॉस्फोराइलेट हो चुकी है। अब ये जो फॉस्फोराइलेटेड स्टैट प्रोटीन होती है, इट डिसोसिएट्स फ्रॉम द रिसेप्टर
एंड डाइमेराइज वाया देयर SH2 डोमेन, यानी फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये स्टैट प्रोटीन इस रिसेप्टर से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और एक दूसरे से जुड़ जाएगी, यानी डाइमेराइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास SH2 डोमेन है, या इसको हम SRC होमोलॉजी 2 डोमेन कहते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे ये स्टैट मॉलिक्यूल जो है ये सीधा है, ये उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के और डाइमेराइज हो गए हैं, यानी कि स्टैट डाइमर बना लिया इन्होंने। अब ये जो स्टैट डाइमर है ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फॉस्फोराइलेटेड स्टैट्स एंटर द न्यूक्लियस where they bind to specific promoter motifs of the DNA। प्रोमोटर वो रीजन होता है डीएनए का जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं और डीएनए के एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोमोटर मोटिव या प्रोमोटर वाला इलाका है डीएनए का, उससे जाके ये स्टैट डाइमर बाइंड करते हैं और इस स्पेसिफिक प्रोमोटर वाले इलाके का नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं साइटोकाइन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट और CRE। क्योंकि CRE क्यों नाम है इसका, या साइटोकाइन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोमोटर मोटिव्स साइटोकाइन के वजह से ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये वाला जो इलाका है जहाँ पे ये स्टैट डाइमर आके बाइंड कर गया न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है? दिस इज डीएनए। तो जिस इलाके पे ये बाइंड कर रहा है उस इलाके को हम कहते हैं CRE या साइटोकाइन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है साइटोकाइन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट जहाँ पे स्टैट डाइमर बाइंड किया। अब ये जो डीएनए जिस पे स्टैट बाउंड कर चुका है, यानी कि डीएनए बाउंड स्टैट्स एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी टारगेट जीन। तो जाहिर सी बात है स्टैट जैसे ही बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कौन कौन सी जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करता है? MYC या मिक फैमिली। ये मिक जीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? दे आर फैमिली ऑफ रेगुलेटर जीन्स। रेगुलेटर मतलब कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, इन सबको रेगुलेट करती हैं। तो दे आर फैमिली ऑफ रेगुलेटर जीन्स एंड प्रोटोऑन्कोजीन्स दैट कोड फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स का मतलब क्या हो गया? देखिए, ऑन्कोजीन्स का मतलब वो होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर। तो ये ऑन्कोजीन्स होती हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब कि अभी ये कैंसरस जीन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, यानी ऑन्कोजीन के पहले की स्टेज में है ये, इसीलिए इनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो ये तो मिक जीन हो गई। इसी तरह से एक और जीन होती है CCND2 जिसको भी एक्टिवेट कर देता है स्टैट। और ये CCND2 जीन जो होती है ये किसको कोड करती है? साइक्लिन D2। साइक्लिन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सेल साइकिल रेगुलेशन जब हमने आपको बताया था, तो साइक्लिन्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में सेल को भेजने का काम करते हैं, या अलग अलग स्टेज में पहुंचाने का सेल को काम करते हैं। तो इन साइक्लिन D2 का कोड करने वाली जो जीन होती है वो CCND2 होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टैट प्रोटीन जो स्टैट डाइमर बाइंड किया है और इसने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर दिया मिक जीन का और CCND2 का। अब ये जो जैक स्टैट पाथवे है इट मीडिएट्स द सिग्नल्स ऑफ मेनी डिफरेंट साइटोकाइंस। तो हम जान ही रहे हैं कि इतने वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस हैं, तो अलग अलग साइटोकाइंस के सिग्नल को ये जैक स्टैट पाथवे अलग अलग तरीके से मीडिएट करता है। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स किसी स्पेसिफिक साइटोकाइन के लिए आ रहा है? तो ये स्पेसिफिसिटी कैसे अचीव की जाती है? इट इज़ अचीव्ड बाय स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जैक्स विद वेरियस स्टैट्स।
यानी अलग अलग जैक्स अलग अलग स्टैट से बाइंड करते हैं, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सेल के अंदर जनरेट होता है। और ये जो अलग अलग जैक और स्टैट्स हैं, दे आर एबल टू बाइंड टू डिफरेंट साइटोकाइन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स, यानी कि ये जैक और स्टैट अलग अलग सीआरई, यानी कि डीएनए में अलग अलग इलाके में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CRE1 है, यहाँ CRE2 है, ये वाला इलाका, ठीक, ये वाला, हाँ, ये वाला मान लीजिए CRE3 रहा होगा यहाँ पे। तो इसी तरह से अलग अलग साइटोकाइन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स जो है वो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग स्टैट्स जो है वो जाके बाइंड करते हैं, तो इससे अलग अलग टाइप की जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, और इसीलिए रिस्पॉन्स भी अलग अलग आता है। अब हम बात करेंगे कि जैक स्टैट पाथवे ट्यूमर सेल्स में कैसे ऑपरेट करता है, या सेल्स क्यों अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करने लगती हैं ट्यूमर सेल्स। तो सेवरल मैकेनिज्म्स लीड टू ओवर एक्टिवेशन ऑफ द जैक स्टैट पाथवे, यानी कि ट्यूमर सेल में सबसे ख़ास बात यह है कि जो जैक स्टैट पाथवे है ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जितनी ज़रूरत नहीं उससे भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि कई तरह के कार्सिनोमा में, यानी कि कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को लिख सकते हैं यहाँ पे, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो in many carcinomas the pathways are overactivated by overexpression of cytokine receptors। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में साइटोकाइन रिसेप्टर सेल की सरफेस पे आ जाएंगे तो पूरा पाथवे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब तमाम सारे साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो है सेल की सरफेस पे आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जैक जो है वो उनको रिक्रूट किया जा चुका है, और ये जैक क्या करेंगे, अल्टीमेटली बहुत सारे स्टैट मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, और वो स्टैट मॉलिक्यूल्स जाके डीएनए से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एक बहुत ज़्यादा मात्रा को प्रोड्यूस करा देंगे। तो इन सम टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, जैसे कि ये सच एज CML का फुल फॉर्म है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो एक स्पेसिफिक टाइप का ब्लड कैंसर है। तो इस CML डिजीज में ये जो पाथवे है, द पाथवे इज ओवर एक्टिवेटेड बाई ओवर एक्सप्रेशन ऑफ स्टैट्स। तो वो तो होगा ही, जब खूब सारे जैक रहेंगे तो वो बहुत ढेर सारे स्टैट्स को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। अब ये सारे स्टैट मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइमराइज होके और डीएनए के पास पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे तमाम सारे साइटोकाइन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट से ये बाइंड कर जाएंगे, और इन्हांस्ड एक्सप्रेशन, एग्जेजरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, इसको ये प्रमोट कर देंगे। तो खूब सारा देखिए ट्रांसक्रिप्शन और मेनीफोल्ड, बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मेनी की स्पेलिंग यहाँ पे MANI, मैनीफोल्ड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। Now, stats can also be phosphorylated by oncogenic kinases that are not members of JAK-STAT pathway। ये बात ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो स्टैट्स हैं या स्टैट प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ जैक स्टैट पाथवे वाले काइनेज से ही फॉस्फोराइलेट हों। कई ऑन्कोजेनिक काइनेज होते हैं जो स्टैट को फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लें, ट्यूमर्स ऑफ हेड एंड नेक, गले और सिर का जो ट्यूमर होता है, इसमें जो पाथवे है इट इज एक्टिवेटेड आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्टैट बाय EGF रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। दिस स्टैंड्स फॉर EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो
ये ईजीएफ रिसेप्टर भी स्टैट को फॉस्फोराइलेट कर देता है, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्रेशन जीन का होता है और बहुत सारी सेल्स पैदा हो जाती हैं और हेड और नेक का ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। जैसे डायग्राम में यहाँ पे आप देखिए, साइटोकाइन रिसेप्टर अलग पड़ा हुआ है, ये नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन ये ईजीएफ वाला जो रिसेप्टर है ये अब स्टैट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टैट जाके डीएनए से बाइंड कर जाएगी। तो ये भी कंडीशन होती है ट्यूमर्स में। अच्छा, मेलानोमा की अगर बात करें तो मेलानोमा क्या है? इट इज़ द कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन सेल, स्किन सेल में पाई जाती है, जो बेसिकली स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें मेलानिन पिगमेंट होता है, यानी कि दे सिंथेसाइज मेलानिन पिगमेंट। जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा उतना डार्क कलर होगा स्किन का। तो इनकी भी अगर अनरेगुलेटेड ग्रोथ होने लगती है तो उसको मेलानोमा कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो पाथवे है, इट इज़ एक्टिवेटेड आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्टैट बाय एसआरसी। एसआरसी क्या होता है? यानी यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर जो है या जैक स्टैट को फॉस्फोराइलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एसआरसी जो है वो स्टैट को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। तो एसआरसी क्या है? एसआरसी इज ए नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। यानी ये रिसेप्टर प्रोटीन नहीं होती है, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है इंट्रासेलुलर, ये सेल सरफेस रिसेप्टर नहीं बनाती है, लेकिन है बेसिकली एसआरसी क्या? एक टायरोसिन काइनेज है। तो जाहिर सी बात है, चूंकि काइनेज है तो ये स्टैट को फॉस्फोराइलेट करेगी ही। तो इट ट्रांसड्यूसेस the signals that are involved in control of variety of cellular process such as proliferation, differentiation, motility and adhesion. तो proliferation यानी सेल डिवीजन के सिग्नल्स को भी ये कंट्रोल करता है, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये एसआरसी स्टैट को फॉस्फोराइलेट कर देगा तो फिर से बहुत सारे स्टैट डाइमर न्यूक्लियस में चले जाएंगे और डीएनए से बाइंड करके उसको एक्सप्रेशन स्टार्ट करा देंगे। जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एसआरसी ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इनसाइड सेल, सेल के अंदर ये प्रेजेंट है। और ये क्या कर रही है? ये फॉस्फोराइलेट करा रही है स्टैट प्रोटीन्स को। अब ये जो फॉस्फोराइलेटेड स्टैट प्रोटीन है वो डाइमर के फॉर्म में फिर से न्यूक्लियस के अंदर चला गया और डीएनए से बाइंड करा। डीएनए से बाइंड करने के बाद इसने ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया, और ये इस ट्रांसक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और सेल का जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इट लीड्स टू कैंसर। So this was all about JAK-STAT pathway.